बेबी नूरजहां। 1935 में नूरजहां ने एक चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी के साथ अपने करियर का आगाज किया। जब वो लाहौर वापस लौटी तो मौसीकार गुलाम हैदर ने बतौर प्लेबैक सिंगर उनके लिए गाने कंपोज किए, जिन्होंने नूरजहां को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बतौर हीरोइन नूरजहां की पहली फिल्म खानदान थी, जो कि 1942 में रिलीज हुई। इस फिल्म के हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी थे और मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर थे। इसके अलावा महबूब खान की फिल्म अनमोल घड़ी में बतौर हीरोइन उन्होंने अपने सारे गाने भी खुद गाए, जिसके मौसीकार नौशाद थे। इसी फिल्म का गाना आवाज दे कहाँ है आज भी लोगों को याद है, और ये गाना मैडम नूरजहां का पसंदीदा गाना था। नूरजहां ने 26 फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया, जिनमें 13 फिल्में पार्टीशन से पहले की थीं और 13 फिल्में पार्टीशन के बाद की। बतौर हीरोइन उनकी आखिरी फिल्म मिर्जा गालिब थी, जो 1961 में रिलीज हुई। मैडम नूरजहां ने अपना पहला फिल्मी गीत सिर्फ 8 साल की उम्र में 1935 में फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी में लंग आजा पतन चनादा ओ यार, और अपना आखिरी गीत 1996 में फिल्म सखी बादशाह के लिए गाया, जिसके बोल थे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। 60 साल से जायद अरसे पर मुहित अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 1000 से जायद फिल्मों में मुख्तलिफ जुबानों में गाने गाए। उनके करियर में सिर्फ उरूज ही उरूज था। उनके बाद आने वाली जितनी भी फीमेल सिंगर्स थीं, उन्होंने किसी न किसी तरह से नूरजहां का अंदाज कॉपी किया। यहाँ तक कि लता मंगेशकर जब नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आईं, तो मैडम नूरजहां को ही अपना आइडियल समझती थी और उन्होंने हमेशा नूरजहां को गुरु की तरह इज्जत दी। उनका कहना था कि नूरजहां जी चाहे ऊपर के सुरों में गाएं या नीचे के सुरों में गाएं, उनकी आवाज की क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है और ये बहुत कम सिंगर्स को नसीब होता है। लता मंगेशकर कहती थीं कि नूरजहां क्या कमाल की सिंगर थी, वो हमेशा उन्हें दीदी कहा करती थी। तकसीम हिंद के बाद भी दोनों के बीच में टेलीफोन पर बात होती रहती थी, लेकिन वीजे की मजबूरियों की वजह से उनकी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन वो ऐसे हुई कि ये वाकया तारीख का हिस्सा बन गया। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये 1953 या 54 की बात है। मैं अपनी फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में अमृतसर में थी। अमृतसर और लाहौर में बहुत कम फासला है। अमृतसर में मुझे हर वक्त दीदी नूरजहां याद आती थी। टेलीफोन पर बात तो हो रही थी, लेकिन दिल नहीं भरता था। दीदी नूरजहां को तकसीम के वक्त देखा था और अब दिल चाह रहा था कि अपनी दीदी को गले लगाऊं। लता जी ने बताया कि जब वो नूरजहां से बात करती थीं, तो वो एक दूसरे को अपने मशहूर गीत सुनाती थीं। एक दिन यूं ही अमृतसर से नूरजहां से टेलीफोन पर बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपके इतनी करीब आई हूं, क्यों ना एक दूसरे से मुलाकात की जाए। नूरजहां ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी जानिब इंतजामात के लिए कह दिया। वक्त और दिन तय पा गया। इस जानिब मैंने भी परमट के लिए कह दिया। उन दिनों परमट आसानी से मिल जाते थे। फिर वो दिन आया जब वाहगा बॉर्डर पर मैं और नूरजहां एक दूसरे के गले मिली। नो मैन लैंड पर हमने एक दूसरे से बहुत बातें की, लेकिन ये वक्त आंख झपकते गुजर गया। कभी कभार तो मुझे ये वक्त एक जिंदगी सा लगता है और सोचूं तो ये वक्त एक लम्हा बनकर जिंदगी से खारिज हो गया था। बिछड़ते वक्त हम दोनों की आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि दोनों तरफ के फौजी भी रोने लगे। वो बताती हैं कि बॉर्डर के इस तरफ आने से पहले दीदी नूरजहां ने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया। इंडियन बॉर्डर पर सिक्योरिटी ने मुझसे पूछा कि नूरजहां ने मुझे पैकेट में क्या छुपा कर दिया है, और फिर जब वो पैकेट खोला गया तो उसमें बिरयानी और आमों के गोदे से तैयार करदा एक डिश निकली। दीदी को पता था कि दोनों डिशें मेरी पसंदीदा हैं और वो बतौर खास मेरे लिए बना कर लाई थी। उन्होंने कहा कि ये खाने ना तो हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना इंडियन थे, ना पाकिस्तानी। ये नाजुक और प्यार भरे हाथों ने तैयार किए थे, जिनमें मोहब्बत थी। लता जी मैडम नूरजहां से सिर्फ 3 साल छोटी थीं, लेकिन वो सारी जिंदगी उनको बहुत इज्जत देती रहीं। ना सिर्फ लता जी बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के अजीम फनकार, गुलकार और मौसीकार, जिनमें दिलीप कुमार, नौशाद, खयाम, मोहम्मद रफ़ी, मेहदी हसन, नुसरत फ़तेह अली खान और मौसीकी के उस्ताद भी उनका एहतराम करते थे और वो खुद भी हमेशा दूसरों को इज्जत और एहतराम के साथ नवाजती थीं। नूरजहां पर किताब लिखने वाले एजाज गुल बताते हैं, मशहूर मौसीकार निसार बज़मी ने बताया था कि नूरजहां अक्सर अपने घर में गानों की रिहर्सल किया करती थी।
ایک بار وہ ان کے گھر گئے تو میڈم جب انہیں چائے پیش کر رہی تھیں تو چائے کی کچھ بوندیں پیالی سے چھلک کر ان کے جوتے پر گر گئیں۔ وہ فوراً جھکیں اور اپنی ساڑی کے پلو سے ان کے جوتے پر گری بوندیں صاف کرنے لگیں۔ نثار نے انہیں بہت روکا لیکن انہوں نے کہا، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی میں اس مقام تک پہنچی ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی فنکارہ تھی، مگر ان کی عاجزی بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ شعراء کرام میں وہ فیض احمد فیض صاحب کا بے حد احترام کرتی تھی۔